दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 10,000 सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सोचा था कि जब 10,000 होंगे तो मैं अपना एक केस डालूंगा, कोई ना कोई केस डालूंगा। और आज एक कोमा के केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केस मेरे पास तकरीबन 2013 में आया था, से अबाउट 5 इयर्स बैक। और मेरा क्लिनिक कल्याण में है, मैं रहता कल्याण में हूँ और पेशेंट बोरीवली का था। तकरीबन 50 या 55 या 60 किलोमीटर दूर है मेरे क्लिनिक से। और हुआ यूँ कि मुझे एक फ़ोन आया और फ़ोन पे मुझे उस बच्चे के बारे में पूरा डिटेल बताया गया कि उस फ़िलहाल ये स्थिति है, कोमा में है, और उसके सारे रिपोर्ट्स भेजे गए। वो रिपोर्ट्स जब भेजे गए तो मैंने देख के उस केस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस बच्चे का कोमा में तो था ही वो, उसको जॉन्डिस भी था साथ में, और सीवियर जॉन्डिस था। जॉन्डिस के साथ साथ वो जब यूरिन करता था तो उसमें ब्लड बहुत आता था। ये सारे देख के मैं बोला नो 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 नो, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से कोई केस खराब हो या कोई बच्चा एक्सपायर हो जाए। खासकर वो बच्चा करीब डेढ़ महीने का था, किसी हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिया और कहा कि ये मैक्सिमम 24 आवर्स तक जिंदा रह सकता है। सो ये स्थिति देख के मैंने रिजेक्ट कर दिया केस। और मेरा एक पेशेंट है, मैं उसी के साथ बैठा हुआ था और उस पेशेंट को फ़ोन आया कि आपके एरिया में एक डॉक्टर संजय सिंह हैं, कैन यू कन्विंस हिम टू टेक द केस। तो उसने मुझसे कहा कि एक केस है बोरीवली का। अरे मैं बोला वो बच्चे का केस है कोमा में जो है? तो बोला यस। मैं बोला यार वो कौन केस है, वो बचेगा नहीं, क्योंकि उसको एपिलेप्टिक फिट्स भी आ रहे थे साथ में। सी कोमा और एपिलेप्टिक फिट्स उस समय नहीं थे, आई एम सॉरी, क्योंकि उसको तकलीफ थी कोमा, दूसरा यूरिन में ब्लड, और तीसरा सीवियर जॉन्डिस। एकदम होपलेस केस था वो। बोला सर चल के देख लीजिए। वो इस बात पे राजी हैं कि भले वो एक्सपायर भी हो जाएगा, वो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो पहले से ही मान चुके हैं कि ये केस खराब ही है और ये ख़त्म ही होने वाला है बच्चा। मैंने कहा ठीक है चलो। उस पेशेंट ने अपनी कार निकाली और हम लोग करीब 1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद उसके घर पे पहुंचे। और घर पे का नज़ारा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। उसके घर के बाहर इतने सारे जूते चप्पल रखे हुए थे। पहले तो मैं सरप्राइज हुआ कि यार ये 2 BHK फ्लैट में कितने लोग रहते हैं। जब मैं अंदर गया तो सब अंदर भीड़ था, और जाने के बाद मुझे पता चला कि वो जो हॉस्पिटल वाले ने कहा है कि ये 24 आवर्स ही रह सकता है, उसके बाद इन लोगों ने अपने रिलेटिव्स को बुला लिया था। अब ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि किस लिए बुलाया था। सो ये सब देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, अपने माइंड को कंसंट्रेट किया, पीसफुल किया, और उसके अपने दोस्त को कहा कि इस बच्चा और बच्चे के माँ बाप, मैं एक कमरे में उन लोगों के साथ बैठ के केस लेना चाहता हूँ। जब मैं बच्चे की स्थिति देखा दोस्तों,
उसके रेस्पिरेशन इतने स्लो थे, सांस इतनी धीमी धीमी ऐसे चल रही थी कि कब बंद हो जाए पता नहीं। अब 1.5 महीने का बच्चा है, कोमा में है, वो क्या बात करेगा आपसे? और होम्योपैथी के टूल्स क्या हैं, अस्त्र शस्त्र क्या है कि पेशेंट अपने फीलिंग बताए, अपने मेंटल सिम्टम, अपने फिजिकल सिम्टम, उसी पे बेस हम लोग दवा देते हैं। अगर पेशेंट कुछ नहीं बोले तो हमारा हाथ बन जाता है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बहुत ही एक्सपर्ट होगा, बहुत ही एक्सपर्ट, परंतु गलती उससे भी हो सकती है इस केसेस में, ऐसे केसेस में। अब ये बच्चा कुछ बोल नहीं पाएगा, कोमा में बैठा हुआ है। मैं सोच में पड़ गया, मैं करूं क्या? अगेन आई कॉन्सेंट्रेट माई सेल्फ, अपने आप को शांत किया, थोड़ा एंजाइटी कम किया। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इसके माँ बाप का केस लें और इस बच्चे की हिस्ट्री देखें। तो पहले मैंने बच्चे का हिस्ट्री पूछा कि कैसे क्या क्या हुआ था, बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे को पहले फीवर आया, फीवर सडनली राइज हुआ, राइज होने के बाद इसको एपिलेप्टिक फिट्स आने लगे। तब इन लोगों ने पहले जीपी को बताया और उसके बाद किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, हर चीज़ का अपना एक रेपुटेशन होता है, सो आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में एडमिट किए, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन वहाँ रखा गया, 2 दिन शायद। और 2 दिन बाद उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि जब ब्रेन का एमआरआई किए तो उसमें उनको ट्यूमर मिला, ब्रेन ट्यूमर। उन्होंने भी वो केस छोड़ दिया। बस बच्चे के बारे में मुझे इतना ही इंफॉर्मेशन मिला। अब मुझे माँ बाप का केस लेना था। मैं यहाँ पे केस टेकिंग नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो अपना एक टेक्निक निकाला या किस टेक्निक से इस केस को हैंडल किया वो बता रहा हूँ। केस टेकिंग के लिए मैं दूसरा कोई वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल मैंने जो तरीका अपनाया, ऐसा तरीका जहाँ पेशेंट आपसे कोई बात नहीं कर पाता हो, कुछ बोल ना पाता हो, सिर्फ पेशेंट सामने है, उसके माँ बाप और आप। तब ऐसी सूरत में जिस तरीके से मैंने टैकल किया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कभी आपके साथ ऐसा फ्यूचर में हो तो इस टेक्निक को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। माँ का केस मैंने लिया और केस लेने के बाद मुझे पता चला कि उस माँ का दवा है रेस्टॉक्स। और फिर मैंने उस बच्चे के पिता का केस लिया और वो उसके पिता का कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन था बेलाडोना। अब इसी 2 स्टेज में से बच्चा हो सकता है, या तो रेस्टॉक्स से होगा या बेलाडोना से। और जो उन्होंने हिस्ट्री बताई थी, सडन राइज ऑफ टेम्परेचर और फिर उसके बाद एपिलेप्टिक फिट और उसके बाद वो कोमा में चला गया, तो इससे मुझे लगा कि मुझे बेलाडोना देना चाहिए। पर मैं चाहता था कि यह बच्चा मेरी सुपरविजन में रहे। जब मैं केस हाथ में ले रहा हूं तो व्हाई नॉट टू एक ऐसा कोशिश करें, अपना दिल लगाकर, अपना मन लगाकर, कि भले कुछ भी हो जाए केस में, लेकिन आपको सुकून रहे कि आपने पूरी कोशिश की। इसलिए मैंने उनके पेरेंट्स को बोला कि देखिए, मैं दवा तो दूंगा, पर आपको इस लड़के को मैं जहां मेरा क्लिनिक है वहां लाना होगा। एंड फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, उनके एक रिलेटिव मेरे क्लिनिक के पास ही रहते थे। रिलेटिव क्या, उस लड़की के पिता। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मेरे पापा वहां हैं, मैं अपने बच्चे को लेके वहां आऊंगी। और मैं जब वहाँ से वापस निकला तब तक मेरे क्लिनिक का शाम का वक्त हो चुका था। जब मैं आया तो मेरे क्लिनिक में रश था। मैंने अपने पेशेंट लोगों से कहा कि प्लीज़, एक सीरियस केस है, मैं ये देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को देखूँगा।
और उस बच्चे के सीरियसनेस को देखते हुए सबने कहा ओके डॉक्टर साहब आप देख लीजिए। फिर उस बच्चे का दवा मैंने आने के बाद अपने लैपटॉप में थोड़ा सा चेक किया और उसके बाद उसको बेलाडोना का 1 डोज दे दिया। मैं पोटेंसी ज़रूर बना देता हूँ यहाँ पे, इट वॉज 3x पोटेंसी, बेलाडोना 3x लिक्विड डाइल्यूशन। बस 1 ड्रॉप दिया उसको टंग पे और उसके बाद मैं बोला आप जाइए, मैं ये सारे पेशेंट देख रहा हूँ, आप 2 घंटे बाद आइएगा, तब तक मैं इसकी दवा बना के रखूँगा। एंड आई विल टेल यू क्या हुआ। मैं सारे पेशेंट देख लिया, उस बच्चे का पिता 2 घंटे बाद आया और वो मेरे सामने ही बैठा था, टेबल के सामने। इतने में मुझे कॉल आया उस बच्चे की माँ का, और कॉल ये था दोस्तों कि वो बच्चा 2 घंटे में कोमा से बाहर आ चुका था और वो बच्चा 5 दिन से कोई मोशन नहीं किया था, उसको पॉटी नहीं हुई थी। 5 दिन के बाद उसको पॉटी हुई और वो कॉन्शियस में आया। मैं उस बच्चे के पिता का रिएक्शन देखना चाहता था। मैंने उसे फ़ोन दिया, बोला लो। उसने कहा नहीं सर क्या हुआ, मेरे घर से फ़ोन था ना। मैं बोला हाँ आप बात करो। बोला नहीं आप बताइए क्या हुआ। मैं बोला आप बात करो माय डियर। वो बोला आप बताइए। मैंने कहा आपका बच्चा कोमा से बाहर आ चुका है। ही स्टार्ट, उसकी आंखें भर आई। उसने कहा मजाक मत करिए सर। मैं बोला नहीं इट्स रियल, आप बात करो अपनी मिसेस से। जब बात किया ना, वो जो उसका चेहरा था, मैं ज़बान में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा उसको। नाइदर इन जेस्चर, बहुत अजीब सा था। वो रो भी रहा था, खुश भी था और सरप्राइज भी था। ये तीनों चीज़ों का अजीब संगम था उसके चेहरे पे। मैंने दवा बना के दिया। 2 या 3 दिन बाद उसको एपिलेप्टिक फिट्स आने लगे। उसके मोशन ठीक हो गए। अभी ब्लड में यूरिन और एपिलेप्टिक फिट ये चालू था। मैंने कोई दवा नहीं दी, बस वही बेलाडोना 3x, बाकी प्लेसिबो पे रखा, उसे सैक्लेक पे रखा। 10-12 दिन मैंने वेट किया। हर आधे घंटे में उसको माइनर एपिलेप्टिक फिट्स आ रहे थे, मोशन हो रहा था। उसका जॉन्डिस हाई था, थोड़ा कम हुआ जॉन्डिस बेलाडोना से, पर एपिलेप्टिक फिट और ब्लड में यूरिन में ब्लड, ये चालू था कंटिन्यूअस। उस बच्चे के लिए कई बार मैं रात को 2 बजे या 3 बजे भी विजिट पे गया, क्योंकि मेरे अंदर ये फीलिंग था कि नहीं इस बच्चे को मैं ठीक करूं यार। भगवान ने थोड़ी तो आशा दिखाई थी मेरे अंदर। फिर उसके बाद मैं बैठ गया और मैं सोच में पड़ गया, यार बेलाडोना जब काम कर रहा है तो ये दोनों बंद क्यों नहीं हो रहा है। मैंने फिर 30 पोटेंसी का दिया और मैंने कहा नेक्स्ट डे बताइए। अगेन नेक्स्ट डे सेम, उल्टा फिट उसके बढ़ गए, पर ब्लड यूरिन में आना बंद नहीं हुआ। जॉन्डिस भी वहीं पे रुका हुआ था। फिर मैंने सोचा ऐसा ना हो कि इस बच्चे का जो स्टेट था, पिता का स्टेट, वो चला गया, हो सकता है अब माँ का आ गया हो। और इसी बेस पे मैंने रस्टॉक्स 200 का 1 डोज दे दिया। यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर 5 hours there was no epilepsy, no epileptic fits। सारे एपिलेप्टिक फिट जो फ्रिक्वेंटली आ रहे थे आधे आधे घंटे में, बंद हो गए।
बच्चे ने साउंड स्लीप लिया। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जितनी मेहनत मैं यहाँ कर रहा था ना, उतनी ही मेहनत उस बच्चे के माँ बाप कर रहे थे। खासकर उस बच्चे की माँ, रात भर वो अपने गोदी में लेके उसे सुलाती थी बेचारी। और इस दौरान मैं देख रहा था 10-15 दिन में वो भी कमजोर हो चली थी, क्योंकि वो सो नहीं पाती थी। लेकिन उसका एक डेडिकेशन, एक जुनून था कि मेरा बच्चा ठीक हो। एक इतना कॉन्फिडेंस था ना उसके अंदर। वो कभी कभी मुझे कहती, नहीं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे इंकरेजमेंट मिलता था। सो आफ्टर रस्टॉक्स फिट बंद हो गए। 2 दिन बाद यूरिन नॉर्मल हो गई, और 4 या 5 दिन बाद उसका जो बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था, जॉन्डिस जो बढ़ा हुआ था, वो भी नीचे आना शुरू हो गया। और वो पूरी तरह से जॉन्डिस से छुटकारा पा लिया 1 हफ्ते के अंदर। अब सिर्फ एक चीज की दवा चालू थी उसकी, ब्रेन ट्यूमर, और मैंने दवा बदली नहीं की थी। बस रस्टॉक्स 200, बाकी साइक्लेक था। दो महीने बीत गए उसी पोटेंसी पे रखे हुए। फिर मैंने पोटेंसी बढ़ाया, रस्टॉक्स 1M दिया, और 3 महीने तक मैंने कोई दवा नहीं दी। 3 महीने बाद जब मुझे लगा कि अब ये बच्चा ठीक है, सब कुछ नॉर्मल, तो मैंने उन लोगों को कहा कि अब MRI कराइए, और जो पुराना MRI था वो मेरे पास रख दीजिए, आप जाइए और नया MRI कराइए। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर आपने इतना मेहनत किया, आप भी हमारे साथ चलिए, हमें अच्छा लगेगा। मैं भी उस बच्चे के माँ बाप के साथ स्कैनिंग सेंटर गया। जो स्कैन कर रहा था उसके बगल में ही खड़ा होकर मैं देख रहा था। उसने कहा, सर देयर इज नो ब्रेन ट्यूमर। वो चला गया था, ब्रेन ट्यूमर खत्म हो गया था। It was cured in 3 doses: 3x belladonna, Rustux 200, Rustux 1M. That's all. This is power of homeopathy. कितनी ताकत है दोस्तों इसमें, कितना ताकत है, कैन यू इमेजिन? पर वो कहते हैं ना, जिसके पास बहुत ताकत रहता है उसके पास बहुत संयम होना चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आपके पास संयम है, संकल्प है, डेडिकेशन है, यू विल गेट रिजल्ट। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर में ही नहीं, पेशेंट में भी होना चाहिए। क्योंकि जो क्रिटिकल केसेस आते हैं उसमें योगदान पेशेंट और डॉक्टर दोनों का होता है। कई बार मेरे पास कमेंट बॉक्स में ऐसी कमेंट आते हैं कि लूज मोशन की कोई दवा बताइए, या हेडेक की कोई दवा बताइए। हाउ आई कैन, कैसे बताऊं मैं? जब तक मेरे सामने कोई केस नहीं आएगा, जब तक मैं उसको पूरी तरह से देखूंगा नहीं, कैसे बता सकता हूं? क्या इस केस में पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। लेकिन जो तरीका मैंने अपनाया था, सक्सेसफुल तरीका, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, कभी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए कि पेशेंट डम एंड डीफ है, पेशेंट बोल नहीं सकता, या पेशेंट कोमा में है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं जो मैंने किया, क्योंकि इससे मुझे रिजल्ट मिला है। आप भी ले सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप एक पेशेंट का केस लेने जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको 2 केस लेना होगा, माँ और बाप दोनों का।
तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में अगर कोई बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं तो सिर्फ मत बताइए, आप सिर्फ हेडेक की दवा दे पूछ। अगर हम लोग देखेंगे होम्योपैथी में तो 1000 के ऊपर है, कौन सी दूं मैं? सिर्फ लूज मोशन की पूछेंगे तो ये करीब 500-600 है, कौन सी दूं मैं? अगर मिस्टर ए है तो उसको हाथ, नाक, कान, गला, सर सब है। सिर्फ हाथ के बेसिस में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये हाथ मिस्टर ए का ही होगा। मिस्टर ए के सारे अंग को अगर जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि ये मिस्टर ए है। उसी तरह होम्योपैथी में जब तक उसके माइंड, उसके साइकोलॉजी, उसके बॉडी के कंप्लेन, उसके जनरल कंप्लेन्स, जब तक ये सब पता नहीं होगा, क्योर नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए बीमारी दब सकती है, शांत हो सकती है, रिलीफ मिल सकता है, पर क्योर नहीं। और बड़े बड़े केसेस में तो बिल्कुल नहीं। क्या देते हैं ऐसे केसेस में? दोस्तों, मुझे लगता है कि ये मेरे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मदद करेगा। अगर इस वीडियो से मेरे डॉक्टर भाई कुछ हेल्प ले सकते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों, होम्योपैथी का नाम और बढ़ेगा, लोग समझेंगे होम्योपैथी को, उसमें कितनी ताकत है, बशर्ते उसको मजबूत करो, उसका सही इस्तेमाल करो। मेरे इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, अगर कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। एंड वंस मोर, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर 10,000 सब्सक्राइबर। धन्यवाद।